गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में अपनी विशालता, भव्यता और महान शासकों के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? अपनी विशालता के लिए मुगल शासकों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी और साथ ही अपनी भव्यता यानी कि मुगल शासकों द्वारा भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कि खास तौर से शाहजहां का नाम उल्लेखनीय है। यानी अपनी स्थापत्य कला की भव्यता के कारण, महान शासकों के कारण मुगल इतिहास का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस साम्राज्य का अस्तित्व लगभग 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दियों तक रहा। कब से कब तक बच्चों? 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रहा। कैसे? जैसा कि आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? बाबर को माना जाता है। और बाबर ने किसे परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? कब डाली थी? इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने 1526 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार 16वीं शताब्दी और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सबको पता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही नेतृत्व प्रदान किया था और क्रांति की असफलता के पश्चात बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और रंगून भेज दिया, जहां पर कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार बहादुर शाह मुगल वंश का अंतिम शासक था और उसका पतन कब हुआ? 1857 की क्रांति के बाद हुआ, अर्थात 19वीं शताब्दी। तो इस प्रकार जो है, इस साम्राज्य का अस्तित्व भारत में लगभग 16वीं सदी से 19वीं शताब्दियों के मध्य रहा और मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त मुगलों के साम्राज्य दरबारी बादशाहों द्वारा जो इतिवृत्त तैयार किया जाता था, उससे मुगलों के किन किन चीज़ों पर प्रकाश पड़ता है बच्चों? मुगलों के साम्राज्य पर, उनकी दरबारी अनुशासन पर और प्रशासनिक व्यवस्था, साथ ही धर्मनिरपेक्षता आदि पक्षों पर मुगल बादशाहों द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्तों द्वारा प्रकाश पड़ता है। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। तो मुगल शासकों की मनोवृत्ति क्या होती थी बच्चों? स्वयं को विशाल जनसमूह पर, विजातीय जनसमूह पर यानी कि विविध प्रकार की प्रजातियों पर शासन करने वाला दर्शाने की मनोवृत्ति प्रत्येक मुगल शासक के अंदर होती थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों?
मुगल इतिवृत्तों द्वारा मिलती है। तो सबसे पहले हम मुगलकालीन इतिवृत्त पर प्रकाश डालते हैं कि मुगलकालीन इतिवृत्ति का मतलब क्या है। मुगल कालीन इतिवृत्त, तो इतिवृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि इतिवृत्त क्या है। तो मुगल इतिहास की जानकारी इतिहासकारों को तत्कालीन मुगलों के राजवंशीय इतिहास से मिलती है। किस इतिहास से बच्चों? मुगलों के राजवंशीय इतिहास से मिलती है। मुगल बादशाहों ने अपने शासन के विवरणों के लेखन कार्य को अपने इतिहासकारों को सौंपा था और इन इतिहासकारों ने अपने विवरणों में बादशाह के समय घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और लेखन की इस शैली को अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने क्रॉनिकल्स नाम दिया। इन्हें इतिवृत्त अथवा इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। इतिवृत्त एवं पांडुलिपियां मुगल दरबार की संपूर्ण विशेषताओं को जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम इतिवृत्त किसे कहते हैं, इसमें इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों कि इतिवृत्त जो है, जो मुगल शासन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, किसे कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जैसा कि अभी हमने बताया, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इनके बादशाहों द्वारा, किसके? मुगलों के, तो इसके बादशाहों द्वारा दरबारी इतिहासकारों से बच्चों केवल मुगल शासक ही नहीं बल्कि हिंदू शासक भी, आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा, हिंदी में विभिन्न गद्य रचनाओं के अंतर्गत पढ़ा होगा कि सभी शासकों के क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। इसी तरह से मुगल बादशाहों द्वारा भी अपने दरबारी इतिहासकारों से तैयार करवाया गया तो सभी जो है मुगल बादशाह भी अपने दरबार में क्या रखते थे? इतिहासकार रखते थे और उनके द्वारा क्या होता था कि घटनाओं का लेखा जोखा तैयार करवाया गया घटनाओं का लेखा जोखा ये कॉमन वर्ड है जो कि बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। लेखा जोखा इतिवृत्त कहलाता है। तो बच्चों क्या है इतिवृत्त? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इसके बादशाहों द्वारा दरबारी इतिहासकारों से तैयार करवाया गया घटनाओं का लेखा जोखा इतिवृत्त कहलाता है। और
यह अध्ययन स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि मुगल दरबार के शान शौकत, मुगल साम्राज्य के संपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो क्या है, इतिवृत्त हैं। और इतिवृत्त क्या है, मुगल बादशाहों द्वारा अपने दरबारी लेखकों द्वारा तैयार करवाया गया घटनाओं का लेखा जोखा इतिवृत्त है। और बच्चों, जो मुगल इतिहास की जानकारी के ये जो स्रोत हैं इतिवृत्त, इसे आधुनिक इतिहासकारों ने क्रॉनिकल नाम दिया है। आधुनिक इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, ये लेखन की एक पद्धति है। तो इस लेखन पद्धति को आधुनिक इतिहासकार क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो इतिवृत्तों को आधुनिक इतिहासकार किस नाम से पुकारते हैं बच्चों, क्रॉनिकल्स नाम से पुकारते हैं। इन्हें इतिवृत्त अथवा क्रॉनिकल्स दोनों कहा जा सकता है। और इतिवृत्त एवं पांडुलिपियां मुगल दरबार के संपूर्ण विशेषताओं को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। तो इतिवृत्त क्या है बच्चों, ये इतिवृत्त जो हैं साथ ही पांडुलिपियां मुगल दरबार के समस्त पक्षों की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतिवृत्त किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इसके बादशाहों द्वारा दरबारी इतिहासकारों से तैयार करवाया गया घटनाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता था, इतिवृत्त कहलाता है। और आधुनिक ये इतिवृत्त जो है वह लेखन की एक शैली है, लेखन कला का एक प्रकार है। और इस शैली को, इस प्रकार को आधुनिक इतिहासकारों ने क्या कहा, क्रॉनिकल कहा। इतिवृत्त क्या है, इनकी विशेषता क्या है कि ये इतिवृत्त एवं पांडुलिपियां मुगल दरबार के समस्त पक्षों की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। कौन बच्चों, इतिवृत्त और पांडुलिपियां। और पांडुलिपियां किससे कहते हैं, हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को। पहले उस जमाने में आपने पढ़ा होगा कि उस समय मध्यकालीन भारत में मुद्रण कला का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इसलिए अधिकांशतः पुस्तकें हाथों के द्वारा लिखी जाती थी। हस्तलिखित पुस्तकों को ही पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये पांडुलिपियां जो होती हैं ये हाथों द्वारा तैयार की जाती हैं। तो हाथों द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को ही पांडुलिपियां कहते हैं। और पांडुलिपियां इतिवृत्त या क्रॉनिकल क्या है, मुगल दरबार पर प्रकाश डालने के प्रमुख स्रोत हैं। इन्हीं रचनाओं के माध्यम से मुगल दरबार की संपूर्ण विशेषताओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हमारा टॉपिक है मुगल कालीन इतिवृत्तों की रचना।
तो बच्चों, मुगल कालीन इतिवृत्तों की रचना मुगल साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन का मुख्य स्रोत इतिवृत्त को माना जाता है। इन इतिवृत्तों का लेखन मुगल बादशाहों द्वारा कराया गया था। समस्त मुगल बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ लोग प्रकांड विद्वान थे, बहुत ही योग्य थे, तो कुछ लोग अंगूठा छाप भी थे। जैसे बाबर, जो पहला मुगल शासक था, वह महान विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि उच्च कोटि की रचना मानी जाती है, स्वयं लिखी थी। तो अकबर अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, वो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। तो सभी शासक जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये लोग क्या करवाते थे कि अपने बादशाह जो होते थे, अपने दरबारी लेखकों द्वारा इतिवृत्तों का लेखन करवाते थे। तो मुगल बादशाहों ने इतिवृत्तों का लेखन दरबारी लेखकों से स्वयं के संरक्षण में कराया। तब स्वयं नहीं लिखते थे, लेकिन अपने संरक्षण में ही करवाते थे। इतिवृत्त लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता था इनका? इतिवृत्तों की रचना का उद्देश्य क्या था कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की छवि को प्रस्तुत करना, होता था। तो बच्चों, इतिवृत्त का उद्देश्य क्या होता था कि सभी क्षेत्रों के सामने क्या होता था? सभी क्षेत्रों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की छवि को प्रस्तुत करना होता था। किसका उद्देश्य? इतिवृत्त का उद्देश्य होता था। और प्रमुख इतिवृत्त कौन कौन से हैं? उनके शीर्षकों को, जैसे अकबर, शाहजहां और आलमगीर पर आधारित जो इतिवृत्त हैं, किसके? अकबर, शाहजहां, आलमगीर यानी औरंगजेब, औरंगजेब की पदवी जो थी वो आलमगीर की थी। कि जीवन कथाओं पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक हैं। अकबर पर आधारित क्या है? अकबरनामा। ये क्या है? शीर्षक। के जीवनियों पर आधारित क्या है? शीर्षक। शीर्षक है क्या है? अकबरनामा है। किस पर आधारित है? अकबर पर आधारित है। शाहजहांनामा किस पर? शाहजहां पर।
शाहजहां पर आधारित है और आलमगीरनामा औरंगजेब पर आधारित है। इसी तरह से हुमायूंनामा हुमायूं पर आधारित है। तो ये जो है आलमगीरनामा इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि इनके लेखकों की दृष्टि में बादशाह का इतिहास ही साम्राज्य व दरबार का इतिहास हुआ करता था। यानी कि दरबारी लेखकों के निगाह में बादशाह का इतिहास ही समस्त दरबार एवं साम्राज्य का इतिहास हुआ करता था। तो बच्चों, इतिवृत्तों की लिखने का उद्देश्य क्या था कि सभी क्षेत्रों में एक आदर्श राजा के रूप में, एक शक्तिशाली राजा के रूप में मुगल बादशाहों को प्रस्तुत करना और उन्हीं के नाम पर विभिन्न रचनाएं की गई हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, जो हमने बताया। तो इस प्रकार इनका उद्देश्य क्या होता था? स्वयं को आदर्श प्रस्तुत करवाना और लेखकों का जो लेखन शैली था वह यह था कि इनका इतिहास ही साम्राज्य का इतिहास माना जाता था। और मुगलकालीन इतिवृत्तों की भाषा, इतिवृत्तों की भाषा क्या थी? अभी आपने इतिवृत्तों के विषय में जाना। इतिवृत्त लिखने का उद्देश्य क्या होता था, इसके विषय में हमने प्रकाश डाल दिया। अब प्रश्न उठता है कि इनकी भाषा क्या थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनकी भाषा कौन सी होती थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? भाषा फारसी हुआ करती थी। फारसी थी और मुगल दरबारी इतिहास का लेखन भी इसी भाषा में हुआ, क्योंकि लेखन राजा के, सम्राट के संरक्षण में होता था। इसलिए इतिवृत्तों की भाषा भी क्या है? फारसी है। और मुगल जो थे वो चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क थे, जैसा कि आप लोगों ने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ा है। इसलिए इनकी भाषा क्या थी? तुर्की थी। मुगलों की भाषा तुर्की थी, क्योंकि ये तुर्की मुसलमान थे, इसलिए इनकी भाषा क्या थी? तुर्की थी। राजकीय भाषा फारसी थी और स्वयं की भाषा यानी जनसाधारण, मुगल की जनसाधारण की भाषा क्या थी? तुर्की थी। लेकिन व्यापारिक और राजकीय संपर्कों हेतु ये फारसी भाषा का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो जहाँ भी ये जिस भी देश से व्यापार करते थे, जो भी राजकीय आदेश उपदेश जारी करते थे, वो किस भाषा में किया करते थे बच्चों? फारसी भाषा में किया करते थे। इसलिए इतिवृत्तों की रचना भी फारसी भाषा में की गई। और मुगल काल में फारसी की अपनी अत्यधिक महत्ता थी तथा फारसी भाषा पर पकड़ रखने वाले लोगों को दरबार में उच्च पद, शक्ति व प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। दरबार में आपसी बोलचाल के लिए फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। जनसाधारण की भाषा तुर्की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था बच्चों, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता था? राजभाषा यानी जो राजकीय भाषा थी मुगलों की, फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। दरबार में फारसी भाषा ही बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। मुगल काल में अनेक पुस्तकों का लेखन फारसी में हुआ। बाबर द्वारा लिखित तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में
अनुवाद फारसी में किया गया। तो मुगल काल में अनेक पुस्तकों का लेखन किस भाषा में हुआ था बच्चों? फारसी में हुआ था। किंतु बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी किसमें लिखी? तुर्की में लिखी थी। तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी, जिसका कि फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया गया। यानी कि इसका अनुवाद तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी को भी बाबरनामा कहा जाता है। और बाबर ने जो मूल ग्रंथ लिखा था तुजुक-ए बाबरी, वह तुर्की भाषा में लिखा था। किंतु मुगल दरबार की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। इसलिए तुजुक-ए बाबरी का रूपांतरण यानी अनुवाद फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से किया गया। इसी प्रकार मुगल बादशाहों ने महाभारत तथा रामायण के संस्कृत ग्रंथों का भी और महाभारत के संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद करवाया। और रजमनामा महाभारत का जो अनुवाद किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है? रजमनामा, जिसे युद्धों की पुस्तक, इसका क्या होता है मतलब? युद्धों की पुस्तक। तो फारसी भाषा में मुगल शासकों ने संस्कृत के ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया, जिसमें रामायण और महाभारत का भी अनुवाद शामिल है। महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया, जिसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। तो मुगलकालीन इतिवृत्तों की भाषा क्या होती थी बच्चों? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी भाषा होती थी। किंतु कुछ लोगों ने, जैसे कि पहला मुगल शासक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी, क्योंकि वह तुर्की मुसलमान था। किंतु बाद में उसका बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया गया। इसी तरह से उस समय के भारत के प्रमुख ग्रंथों का, जो कि संस्कृत में लिखे गए थे, उनका भी अनुवाद फारसी भाषा में किया गया और उन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया गया। जैसे कि महाभारत को रजमनामा नाम से संबोधित किया गया। रजमनामा शब्द का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। अब अगला टॉपिक है हमारा इतिवृत्तों की विशेषताएं। क्या है बच्चों? इतिवृत्तों की विशेषताएं। तो इतिवृत्त, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, देखा और पाया, क्या पाया कि ये दरबारी कवियों द्वारा लिखे जाते थे, दरबारी लेखकों द्वारा लिखे जाते थे और साथ ही राजाओं के संरक्षण में लिखे जाते थे। जैसा कि आपने हिंदी में रासो ग्रंथों को पढ़ा है, उनकी भी रचना किन कवियों द्वारा की गई है, लेखकों द्वारा की गई है?
दरबारी कवियों द्वारा की गई है, जिसमें कि अपने राजाओं का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो ये प्रवृत्ति सभी साम्राज्य के शासकों में थी और इतिवृत्तों में भी कुछ इसी तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। मुगल इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, तत्कालीन स्रोत हैं, मुगलों के राजवंशी इतिहास से मिलती है। यह इतिहास लेखन मुगल बादशाहों के संरक्षण में दरबारी विद्वानों के द्वारा किया गया था। विद्वानों ने इसी दरबारी लेखन को इतिवृत्त नाम दिया और इतिवृत्तों के द्वारा मुगलकालीन इतिहास की समग्र जानकारी मिलती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये मुगल दरबार के समस्त पक्षों पर प्रकाश डालने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनकी विशेषताएं भी इसी प्रकार से होंगी। आइए हम इनकी विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली विशेषता इनकी यह है बच्चों की इतिवृत्तों से मुगलकालीन इतिहास की क्रमिक व तथ्यात्मक सूचनाएं मिलती हैं। क्या विशेषता है कि इतिवृत्तों द्वारा क्या होता है, मुगलकालीन इतिहास की क्रमिक यानी क्रम से व तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। तब ये हवा में नहीं लिखे गए हैं, हवा में तीर नहीं छोड़े गए हैं, बल्कि क्या है, क्रम से घटना जैसे जैसे घटित हुई है उसी तरह से क्रमिक और तथ्यात्मक यानी तथ्यों के आधार पर ये इतिवृत्त लिखे गए हैं, सूचनाएं एकत्र कराते हैं, जानकारी के स्रोत हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इतिवृत्तों का लेखन कार्य मुगल बादशाहों के संरक्षण और निर्देशन में होता था। दूसरी विशेषता क्या है, बादशाहों का संरक्षण व निर्देशन, यानी कि इसमें लिखने वाला स्वतंत्र होकर के इसे नहीं लिख सकता था, बल्कि बादशाहों के संरक्षण और निर्देशन में ही इतिवृत्तों की रचनाएं की जाती थी। और तीसरी विशेषता क्या है कि इतिवृत्त साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के सामने प्रबुद्ध राज्य की छवि प्रस्तुत करते थे। यानी कि इतिवृत्तों द्वारा क्या होता था, एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करना होता था। और अगली विशेषता क्या है बच्चों कि कुछ इतिवृत्त समकालीन जीवन कथाओं पर आधारित होते थे। किस पर आधारित होते थे, समकालीन मतलब उस समय के, समकालीन का मतलब होता है उस समय के, जिस समय लिखी गई हो, कोई रचना की गई हो। तो चौथी विशेषता क्या है कि इतिवृत्त जो होते थे वो समकालीन जीवन कथाओं पर आधारित होते थे। यानी इसमें अतिशयोक्ति भी पाई जाती है। इस प्रकार की हिंदी और संस्कृत के दरबारी कवियों की रचनाओं में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से फारसी के इतिवृत्तों में भी समकालीन जीवन की कथाओं का उल्लेख प्राप्त होता है और ये इतिवृत्त मुगल बादशाहों के समय घटित घटनाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो पांचवी विशेषता क्या हो गई कि मुगल कालीन घटनाओं
का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये मुगल बादशाहों के समय घटित घटनाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और ये मुगल कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हैं। किसमें? मुगल कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिवृत्त जो हैं वह मुगल कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और मुगल दरबार के समस्त पक्षों पर इनके द्वारा प्रकाश पड़ता है और इनकी भाषा फारसी है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति भी इसी समय हुई थी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जिन क्षेत्रीय राज दरबारों में प्रत्यक्ष रूप से फारसी का प्रयोग नहीं होता था, जैसे कुछ क्षेत्रीय राजा भी हुआ करते थे मुगल काल में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब जब मुगल साम्राज्य में अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे तो क्षेत्रीय सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया था। तो ऐसे क्षेत्रीय जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय राज दरबार होते थे उनमें क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से फारसी का प्रयोग नहीं होता था। उन क्षेत्रों में भी फारसी ने किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा। राजस्थानी, मराठी तथा तमिल जैसी भाषाओं में शासकीय लेखों में फारसी की शब्दावली और मुहावरों का बृहद पैमाने पर प्रयोग किया गया। तो जो क्षेत्रीय राज दरबार होते थे उनमें उनकी भाषा तो फारसी नहीं थी, राजकीय भाषा फारसी नहीं होती थी, किंतु उर्दू होती थी। किंतु साथ ही चाहे राजस्थानी होती थी, चाहे मराठी होती, चाहे तमिल होती थी, परंतु सब में फारसी भाषा के मुहावरों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन मध्यकालीन समाज में फारसी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा थी और फारसी भाषा में भी अपने स्थानीय मुहावरों का प्रयोग हो जाने से इसका भारतीयकरण होने लगा, क्योंकि भारतीयों में जो संस्कृत भाषा थी भारतीयों की, उसमें मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कालिदास की रचनाओं में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें मुहावरे और उपमाएं ऐसी दी गई हैं कि उनकी भाषा क्लिष्ट हो जाती है और इसी के आधार पर उन्हें उनकी तुलना शेक्सपियर से भी की जाती है। तो इस प्रकार फारसी और हिंदी का पारस्परिक संपर्क होने से जो नई भाषा प्रकाश में आई उसका क्या नाम हुआ? उर्दू। तो उर्दू की उत्पत्ति कैसे हुई बच्चों? तत्कालीन यानी मध्यकालीन भारत में मुगलों के आने से एक नई भाषा आई। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। और उसके पूर्व भारत में कौन सी भाषा चलती थी? कुछ क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी और मुख्य भाषा हिंदी थी। जैसे कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं थी? राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और इसी तरह संस्कृत। जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हिंदी भारत में बोली जाती थी, उन भाषाओं का मिश्रण किसके साथ हुआ? फारसी भाषा के साथ हुआ। और फारसी और भारत की क्षेत्रीय भाषाएं, जिसमें कि प्रमुख रूप से हिंदवी कहा जाता है,
समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के समूह को हिंदवी कहते हैं। तो हिंदवी और फारसी के पारस्परिक संपर्क से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहा जाता है। तो उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ बच्चों? भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं और फारसी भाषा के विभिन्न जो शब्द थे, विविध शब्दों के सम्मिश्रण के कारण एक नई भाषा प्रकाश में आई जिसे उर्दू कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है हुमायूं नामा, मुगलकालीन इतिवृत्त के ऐतिहासिक ग्रंथ। तो हुमायूं नामा, जैसा कि अभी हमने बताया था बच्चों की, मुगल काल के समस्त शासक पढ़े लिखे नहीं थे और कुछ शासक बहुत ही विद्वान थे। उसमें हुमायूं भी एक था। हुमायूं भी पढ़ा लिखा योग्य विद्वान था, किंतु हुमायूं के पास समयाभाव था। हुमायूं ने कभी शांतिपूर्वक स्थिर होकर के शासन नहीं किया। वह आजीवन भटकता रहा, इसलिए उसे ग्रंथ लिखने का अवसर नहीं मिला और हुमायूं नामा उसने स्वयं नहीं लिखा है, जैसा कि बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया। बाबर की तरह हुमायूं भी पढ़ा लिखा योग्य था, विद्वान था, फारसी भाषा का जानकार था, किंतु उसने हुमायूं नामा को नहीं लिखा है, बल्कि हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि संभ्रांत परिवार में महिलाएं भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। तो बच्चों, हुमायूं नामा की लेखिका हैं गुलबदन बेगम और इस ग्रंथ पर हम अपने अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को इतिवृत्त किसे कहते हैं, इतिवृत्त की भाषा क्या है, इतिवृत्त के लिखने का उद्देश्य क्या था और इसका मुगल शासनकाल में क्या महत्व था और आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी के रूप में इतिवृत्तों का क्या स्थान है, इसके विषय में आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः शॉर्टकट समझाते हुए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कि मुगल काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में इतिवृत्त का प्रमुख स्थान है। और इतिवृत्त किसे कहते हैं? मुगल राजाओं द्वारा दरबारी कवियों के माध्यम से अपने शासनकाल की घटित घटनाओं का लेखा जोखा तैयार करवाना ही इतिवृत्त कहलाता है। सरल शब्दों में बोल रहे हैं, आप लोगों की भाषा में बोल रहे हैं बच्चों। क्या किसे इतिवृत्त कहा जाता है? मुगल दरबार में दरबारी कवियों द्वारा, दरबारी इतिहासकारों द्वारा, दरबारी लेखकों द्वारा मुगल शासकों के संरक्षण में घटनाओं का तैयार किया गया लेखा जोखा ही इतिवृत्त कहलाता है। और इतिवृत्त का उद्देश्य प्रत्येक शासक को एक समस्त क्षेत्रों में एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत करना होता था। और इतिवृत्त की भाषा मुगलों की फारसी भाषा, राजकीय भाषा फारसी भाषा के आधार पर फारसी होती थी और कुछ लोगों ने तुर्की भाषा में रचनाएं की थी, जैसे कि तुजुके बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया, किंतु उन ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया जाता था। इसी तरह से हिंदी और संस्कृत के ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। इतिवृत्तों की विशेषताएं क्या हैं कि इतिवृत्त बादशाहों के संरक्षण में लिखे जाते थे, लेखक स्वतंत्र नहीं होता था, लेखक घटनाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता था, यानी कि आंखों देखा हाल लिखता था। और इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिवृत्त जो होते हैं सहायक होते हैं और साथ ही ये तथ्यात्मक जानकारी
उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत हैं। इसी के साथ ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।